हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स को उनके एनुअल एग्ज़ाम का इंतज़ार है और यही वक्त है बेटा कि तुम जितने भी एमसीक्यू, जितने भी चैप्टर्स के एमसीक्यू है उसका प्रॉपर रिवीजन कर लो, मॉडल टेस्ट प्रैक्टिस कर लो ताकि अच्छे से अच्छे नंबरों से तुम क्लास 11 पास करो, क्लास 12 में जाओ जहाँ पर फिर तुम्हारा नया सेशन शुरू हो जाएगा। आज हम लोग सेशन 2023-24 का मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लोग आज रिवीजन करने जा रहे हैं। बच्चों को पता है कि 40 क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपको ये भी पता है कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और जो सही ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करके OMR शीट में उसको कलर करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर। तो इसका आपके पास 4 ऑप्शंस है। ए क्लेमाइडोमोनास एंड वॉल्वक्स, बी स्पारुलिना एंड क्लोरेला, सी जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों को ये बता दें कि ये सारे अलगी के नाम हैं, ठीक है। अलगी मतलब शैवाल। और पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा इनमें से किनका उपयोग फूड सप्लीमेंट के रूप में होता है। तो जो भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपका सही आंसर हो जाएगा स्पारुलिना एंड क्लोरेला। क्लोरेला है बेटा। अभी आज ही अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स धरती पर आ गई हैं। तो जो अंतरिक्ष में जो यात्री रहते हैं वो आखिर फूड सप्लीमेंट भोजन के रूप में क्या लेते हैं, तो वो लेते हैं स्पारुलिना और क्लोरेला। ये शैवाल है जिनमें कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो फूड सप्लीमेंट के रूप में वो स्पारुलिना और क्लोरेला लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। माइकोराइजा इनमें से किसके बीच के संबंध को दर्शाता है। आपके पास फिर से वही चीज़ कि आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन चुनना है। माइकोराइजा क्या है, तो माइकोराइजा जो है वो एक एसोसिएशन है, एक संबंध है फंजाई यानी कवक एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स, मेनली जिम्नोस्पर्म्स। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है, अलगी एंड फंजाई, ए, बी ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, सी अलगी एंड पाइनस, डी फंजाई एंड पाइनस। तो माइकोराइजा की जब भी बात आएगी तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक एसोसिएशन किसके किसके बीच, फंजाई और पाइनस के जड़ के बीच में। पाइनस क्या है बेटा, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, एक ये अनावृत बीजी पौधे जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। सो फंजाई और पाइनस के एसोसिएशन को माइकोराइजा कहा जाता है। और यहीं पर एक और आंसर बता दिया जा रहा है, अलगी और फंजाई के एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं। यही खूबसूरती है बायोलॉजी क्लास का कि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है ताकि आप हर तरह से हर क्वेश्चन पे आपका कमांड रहे। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया कि अलगी और फंजाई के एसोसिएशन को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, जो कि पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है, प्रदूषण सूचक। अगर कहीं पर पॉल्यूशन अधिक है तो वहाँ पर लाइकेन नहीं पाया जाएगा। और फंजाई और पाइनस यानी कि रूट ऑफ हायर प्लांट्स, पाइनस के एसोसिएशन को क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द लार्जेस्ट एनिमल फाइला आर। जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए आर्थ्रोपॉड, बी एस्केलमेंथिस, सी मैमेलिया और डी मोलस्का। तो बच्चों को ये बता दें कि सबसे बड़ा फाइलम जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा ए आर्थ्रोपॉड। इसी में सारे इंसेक्ट्स आते हैं, कॉकरोच इसी का है प्राणी, इसी का प्राणी है। तो सबसे बड़ा फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम कौन है, वो है आर्थ्रोपॉड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैमल। मैमल कौन हुए, मैमल स्तनपायी हुए। तो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैमल। मैमल का यानी कि स्तनपायी का चारित्रिक विशेषता क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, मेमरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल ईयर, बॉडी हेयर्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों को ये बता दें कि जो मैमल होते हैं उनके पास मेमरी ग्लैंड्स होता है जिसको कि आप स्तन ग्रंथि बोल रहे हैं। एक्सटर्नल ईयर, ये आपका एक्सटर्नल ईयर है ना, बाह्य कर्ण, तो ये भी उनके पास होता है।
शरीर पर बाल पाए जाते हैं, बॉडी हेयर्स भी होगा। तो जब ये तीनों है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, हम लोग किस ग्रुप में आते हैं? हम लोग मैमल ग्रुप में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमेटोफोर्स? न्यूमेटोफोर्स से संबंधित कौन सा कथन सही है? न्यूमेटोफोर्स हम लोग कहाँ पढ़े हैं बता दें? न्यूमेटोफोर्स हम लोग पढ़े हैं रूट वाले चैप्टर में, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में। ये डायग्राम याद करो जिसमें कि इस तरह से रूट निकला रहता है, इसको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, और ये रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में मदद करता है। ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हम लोग पढ़े हैं। तो पूछता है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो अभी बात हो गई है कि न्यूमेटोफोर्स जो है वो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। सो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। श्वसन क्रिया के लिए ये ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं। चूँकि ये बाहर निकले रहते हैं तो ये वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन में। वेनेशन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? द टर्म वेनेशन इज यूज टू डिजिग्नेट, है ना। वेनेशन ये कहाँ से आया है बता दें? ये लीफ वाले पोर्शन से आया है। देखो कैसे वेनेशन, ये अगर लीफ है ना, ये अगर लीफ है तो ये जो बीच वाला है इसको मिडरिप बोलते हैं। ठीक है, लीफ पत्ता के बीचों बीच जो गाढ़ा लाइन है उसको मिडरिप बोलते हैं। और इसके बाद इस तरह से पत्तियों में वेन्स अरेंज रहते हैं, तो वेन के अरेंजमेंट को वेनेशन कहा जाता है। ठीक है, ये रहा वेन, है ना। मिडरिप ये बीच वाला लाइन हो गया, और ये क्या है? वेन। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन इज नोन एज वेनेशन। ठीक, तो यहाँ पर देख लो, द टर्म वेनेशन इज यूज टू डिजिग्नेट। वेनेशन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दिया है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, तने पर पत्तियों की व्यवस्था। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांचेस, शाखाओं पर पत्तियों में लगे रहने का क्रम। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, और डी ऑप्शन है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। ये वेनलेट्स हो गया। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ इज नोन एज वेनेशन। और तुमको क्लास 11 में जब पढ़ाया गया होगा तो वेनेशन के दो प्रकार पढ़ाए होंगे, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन, है ना। बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, है ना। करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही तरीका से करेक्टली मैच्ड है? क्या क्या ऑप्शंस है? बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी द्विलिंगी पुष्प जो है, द्विलिंगी पुष्प का फ्लावर हैविंग आइदर स्टेमन और ओनली कार्पल्स। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर द्विलिंगी पुष्प में आइदर मतलब अथवा, या तो स्टेमन होगा या कार्पल होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, एक लिंगी पुष्प में फ्लावर हैविंग बोथ स्टेमन्स एज वेल एज कार्पल्स, रूट। और ये हो गया भी। अब देखो बेटा, पूछता है कि करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच हो चुका है? तो पूछता है कि द्विलिंगी पुष्प में आइदर स्टेमन होगा या कार्पल होगा। ये तो ऐसे ही रॉन्ग होगा, क्योंकि जब आप बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल रहे हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलते हैं? जिसमें दोनों सेक्सुअल पार्ट यानी कि मेल और फीमेल दोनों होगा। जैसे चाइना रोज, चाइना रोज में देखे हो मेल पार्ट यानी कि एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट गायनोसियम दोनों प्रेजेंट होता है। वैसे फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पर आइदर लगा दिया तो ये नहीं होना चाहिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प को बोलता है कि फ्लावर हैविंग बोथ स्टेमन्स एज वेल एज कार्पल्स। बोथ तो होगा नहीं, अगर दोनों स्टेमन मतलब मेल पार्ट और कार्पल मतलब फीमेल पार्ट दोनों अगर है तो वो तो यूनिसेक्सुअल होगा नहीं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का उदाहरण क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर का उदाहरण पपाया है। और जितने भी ये लत्तर वाले खीरा, ककड़ी, कद्दू, कोहड़ा, ये सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आते हैं। एक फूल में या तो नर भाग और एक फूल में या तो मादा भाग, ये दोनों नहीं होगा। तीसरा है रूट डिवेलप्स फ्रॉम रेडिकल, यही होगा रूट डिवेलप्स फ्रॉम रेडिकल। ये कहाँ से आया? ये आया कि जब कोई सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें
दो हरे रंग के पत्तियों जैसी संरचना निकलती है ना। एक जो है वो बन जाता है ऊपर वाला जो है, जो सूर्य की दिशा की ओर गति करेगा, इसको प्लूम्यूल बोलते हैं, और जो पृथ्वी की ओर गति करेगा इसको रेडिकल बोलते हैं। यही प्लूम्यूल फ्यूचर स्टेम है और यही रेडिकल फ्यूचर रूट है। रेडिकल से ही रूट बनता है। तो इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, है ना। याद रखने का तरीका, आर से रेडिकल, आर से रूट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान। स्टोमाटा हेल्प्स इन, रंध्र किसमें मदद करते हैं, तो स्टोमाटा हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का हिंदी वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। तो दिया हुआ है कि रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, कौन से गैसों के बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। और बोथ ऑफ द, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बच्चों को ये बता दें कि जो स्टोमाटा है उसका दोनों कारण है, ये ट्रांसपिरेशन में भी मदद करता है और गैसियस एक्सचेंज में भी मदद करता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ द अबव। और स्टोमाटा हुआ क्या, स्टोमाटा हुआ कि पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे पोर्स, स्मॉल ओपनिंग्स पाए जाते हैं, जिनको कि हम स्टोमाटा या हिंदी में रंध्र कहते हैं। तो स्टोमाटा का दोनों काम है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन और साथ ही साथ गैसियस एक्सचेंज। सो आंसर बोथ ऑफ द अबव हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। द वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पादपों में संवहनी तंत्र का निर्माण किनके चलते, कौन कौन करता है। बड़ा आसान आंसर है वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम मतलब संवहनी, जो संवहन करता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब पूरा क्लास 11 तुम लोग पढ़ लिए तो तुम लोगों को पता है कि पौधों में कितने चीज़ का वहन होता है, जल, खनिज लवण और भोजन का। तो ये हम लोगों को पता है कि वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम से और फूड ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम से, और इनको हम वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल कहते हैं, है ना, वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो चार ऑप्शन देखते हैं। ए है एपिडर्मल सेल्स एंड स्टोमाटा, बी है कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल, सी है कॉर्टेक्स एंड पीट और डी है जाइलम एंड फ्लोएम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि जब बात आएगी वेस्कुलर सिस्टम की तो मेरा सही आंसर हो जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर इन द प्लांट्स एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट्स, है ना। जाइलम पौधों में जल का वहन करते हैं और फ्लोएम पौधों में भोजन का वहन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कार्डियक मसल टिश्यूज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, बेटा कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट, ठीक है, हार्ट। तो कोई ज़्यादा इसमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। कार्डियक का मतलब हार्ट होता है। तो पूछा है कि कार्डियक मसल जो हैं वो किसके फीचर हैं, तो आंसर जो भी हम लोग देख लेते हैं, चार ऑप्शन, ए लीवर, बी किडनी, सी हार्ट, डी नन ऑफ द अबव। तो कार्डियक मसल्स मतलब हार्ट मसल्स, तो किससे संबंधित है, हार्ट से, हृदय से। तो हृदय पेशियाँ का संबंध किससे है, हृदय से है, ठीक। किडनी को रेनल बोला जाता है, रेनल। अगर कभी कोई डॉक्टर किसी को बोलता है कि आपको रेनल प्रॉब्लम है तो क्या समझेंगे, रेनल मतलब किडनी, किडनी प्रॉब्लम है ना। उसी तरह कार्डियक मतलब हार्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इज रिलेटेड टू। तो याद करो, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने 1972 में दिया था। और ये किससे संबंधित था, आपके पास चार ऑप्शंस है, ए वैक्यूल्स, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेल मेम्ब्रेन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो सिंगर एंड निकोलसन नामक वैज्ञानिकों द्वारा जो 1972 में फ्लूइड मोज़ैक मॉडल आया था वो सेल मेम्ब्रेन से संबंधित था। अगर सेल मेम्ब्रेन के जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया रहेगा, सेल मेम्ब्रेन मान लो नहीं लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है, तो भी ये सही आंसर होगा। आप सेल मेम्ब्रेन बोलिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलिए, है ना, बात एकदम सेम है। जिसको आप हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, सही सुमेलित युग्म का चुनाव कीजिए। अब यहाँ पर तुमको थोड़ा सा हम करेक्शन करवा देंगे। ये एक्चुअली हेडिंग है, इसको ए नहीं मानना है,
ठीक है, ये हेडिंग है। बाएं तरफ का कॉलम जो है वो प्लास्टिड दिखा रहा है। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, है ना। प्लास्टिड एक ऐसा कोशिका अंगक है जो सिर्फ और सिर्फ पौधों के कोशिका में, पादप कोशिका प्लांट सेल में पाया जाता है। और दाहिने तरफ का जो कॉलम है वो स्टोरेज मटेरियल बता रहा है, संचित पदार्थ बता रहा है। तो अब इसको हम लोग कर देंगे कुछ इस तरह से कि अब ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ये हेडिंग है, प्लास्टिड और स्टोरेज मटेरियल। अब ए बी सी, ए क्या बता रहा है कि एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं, प्रोटीन को, ठीक है। बी बता रहा है कि इलेयोप्लास्ट क्या कंटेन करते हैं, ऑयल एंड फैट को, ठीक है। और एल्यूरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट को। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड पेयर है। क्वेश्चन समझना, ये हेडिंग है तुम्हारा। तो बाएं तरफ का कॉलम तुमको बता रहा है प्लास्टिड, ये तीनों प्लास्टिड है, एमाइलोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। और दाहिने तरफ का संचित पदार्थ है, स्टोरेज मटेरियल है, जो कि क्या स्टोर कर रहा है, प्रोटीन, ऑयल एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों को ये बता दे, सबसे पहले तो सही आंसर बता दे कि वैसे प्लास्टिड जो ऑयल एंड फैट को संचित करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको इलेयोप्लास्ट कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना, ए बी सी, इलेयोप्लास्ट। और अब सही जानकारी एक और दे दे कि कार्बोहाइड्रेट को संचित करने वाले कहलाते हैं एमाइलोप्लास्ट और प्रोटीन को स्टोर करने वाले कहलाते हैं एल्यूरोप्लास्ट, जो कि गलत दिया हुआ था। यहाँ पर देखो दिया हुआ है एल्यूरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट, नहीं, अगर यहाँ एमाइलोप्लास्ट रहता तो सही जाता। तो एमाइलोप्लास्ट किसको कहेंगे, सच प्लास्टिड दैट स्टोर कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज एमाइलोप्लास्ट। प्रोटीन को स्टोर करने वाले एल्यूरोप्लास्ट, और ये तो बिल्कुल सही दिया है, ऑयल एंड फैट को स्टोर करने वाले इलेयोप्लास्ट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, बॉन्ड मतलब बंध, पेप्टाइड बंध निम्न में से किस में मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चार ऑप्शंस क्या है। चार ऑप्शंस है, ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फैट और डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी बात पेप्टाइड बॉन्ड की आएगी बेटा, तो पी से पेप्टाइड और पी से प्रोटीन। सो सही आंसर प्रोटीन। प्रोटीन बनता कैसे है, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, है ना, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जिस बॉन्ड से दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, जिस बंध से दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। सो पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्रोटीन। और यही अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे तो कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। देखो यहाँ भी एक और ऑब्जेक्टिव तुमको क्लियर कर दिया गया है ना। सिंपल शुगर आपस में मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो तुम दो शुगर को कैसे जोड़ोगे, तो दो शुगर को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। सो सही आंसर क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड इज टू बी फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्रोटीन। सो सही आंसर बी प्रोटीन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन क्या है जरा देख ले, चार ऑप्शंस है। ए, रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, ठीक है। रूबिस्को क्या हुआ, रूबिस्को का फुल फॉर्म हुआ राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, बिसफॉस्फेट। और ये सी और ओ मतलब, सी मतलब कार्बोक्सिलेज, ठीक है, कार्बोक्सिलेज, और ओ मतलब ऑक्सीजनेज, ठीक है। ये रूबिस्को का फुल फॉर्म है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर से लिया गया है। सो पूछता है कि रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, ये सही है। दूसरा है डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड
और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड आर टर्म्ड एज जेनेटिक मटेरियल, ये भी सही है। तीसरा है कोलाजेन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, ये भी सही है। तो बचा क्या, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल ये तीनों स्टेटमेंट सही है। रूबिस्को सबसे पूरे बायोस्फीयर में, जीवमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। डीएनए और आरएनए तो आनुवांशिक पदार्थ हैं ही। हमारा आनुवांशिक पदार्थ क्या है, हमारा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। तो आरएनए किसका हो जाता है, आरएनए हो जाता है टीएमबी का, टोबैको मोज़ैक वायरस का। कोलाजेन जंतु जगत में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, chiasmata formation takes place at which of the following stages of meiosis? chiasmata formation takes place at which of the following stages of meiosis? तो आपके पास चार ऑप्शंस है, ए डिप्लोटीन, बी जाइगोटीन, सी पैकिटीन, डी डायकिनेसिस। तो जब भी chiasmata formation की बात आएगी, ये सेल डिवीजन चैप्टर से लिया गया है, तो तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ए डिप्लोटीन। डिप्लोटीन इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, द कम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज। ये भी तुमको सेल डिवीजन से लिया गया है, मियोसिस से। तो कम्प्लेक्स फॉर्म्ड एज अ पेयर ऑफ सिनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइवैलेंट भी और टेट्राड भी। सो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, मियोसिस से संबंध निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस? मियोसिस क्या हुआ बेटा, मियोसिस सेल डिवीज़न का टाइप है। मान लो हम सेल डिवीज़न चैप्टर जब तुम लोग पढ़े होगे, तो सेल डिवीज़न जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है माइटोसिस, जिसको कि आप समसूत्री विभाजन कहते हैं, और दूसरा होता है मियोसिस, यानी जिसको आप अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जितने भी सेल्स जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जिनसे गैमेट्स बन रहा है, उसमें मियोसिस होता है। ठीक है, तो पूछता है कि मियोसिस जो है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यह युग्मक के निर्माण में मदद करता है, ये सही है बिल्कुल। तो यहाँ देख लो, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट एग या ओवम या ओवा, जो बोलो। तो ये मियोसिस जब होगा तो गैमेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इट इज़ नोन एज रिडक्शनल डिवीज़न, इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। यस कहा जाता है क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ, मियोसिस के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, तभी तो इसको अर्धसूत्री विभाजन या रिडक्शनल डिवीज़न कह रहे हैं। तो ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव। जब ये भी सही है कि मियोसिस जब भी होगा, मियोसिस बेटा जान लो कि मियोसिस होगा किस में, मियोसिस होगा वैसे कोशिकाओं में जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनमें मियोसिस होता है। तो गैमेट बनेगा। चूँकि क्रोमोसोम पेरेंट सेल से क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। और क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसीलिए इसको मियोसिस कहते हैं। तो मेरा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, जल के विखंडन का संबंध निम्न में से किससे है? ये फोटोसिंथेसिस से लिया गया है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। PS1, PS क्या हुआ? PS हुआ फोटो सिस्टम, है ना, PS स्टैंड्स फॉर फोटो सिस्टम। तो PS1, PS2 बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जब भी जल के विखंडन, वाटर जब टूटेगा तो क्या क्या निकलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जल के विखंडन का जब भी मामला आएगा तो वो फोटो सिस्टम 2 से संबंधित है। सो आपका सही आंसर हो जाएगा फोटो सिस्टम 2 या PS2। ठीक, ये फोटोसिंथेसिस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पर हम लोग बच्चा लोग को एक्सपर्ट बना देते हैं कि भले एमसीक्यू का जब तुम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो, क्यों ना पहला ही आंसर तुमको सही लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों को ये सलाह दी जाती है कि आप चारों ऑप्शंस पढ़ें, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आप सही आंसर पे टिक करें। और क्वेश्चन तो ऐसे भी ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो, अभी तक जितना भी रिवीजन तुमको कराया गया तो सब में पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन करेक्ट है, इस पर रिवीजन करा दिए थे। अब अभी अचानक से एक नया क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो गलत है वही तुम्हारा सही आंसर है। तो ऑप्शंस क्या क्या है जरा देखें। तो है केल्विन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल, ये तो सही है, C3 साइकिल को ही केल्विन साइकिल कहते हैं। मेल्विन केल्विन नामक वैज्ञानिक ने C3 साइकिल की खोज की थी, इसीलिए ये C3 साइकिल जो है वो तुमको केल्विन साइकिल कहलाता है। हैचेनस्लैक साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C4 साइकिल, ये भी सही है। C4 साइकिल की खोज किसने की थी? हैचेनस्लैक नामक वैज्ञानिक ने। तीसरा है क्रैंज एनाटॉमी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C4 प्लांट्स, ये भी सही है। C4 प्लांट्स में क्रैंज एनाटॉमी पाया जाता है, सही है। तब डी जरा देखें क्या है। डी में है इन C4 प्लांट्स प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये गलत है बेटा। बोलता है कि C4 पौधों में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही है, नहीं, प्राथमिक ग्राही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नहीं है, वो PEP है। PEP मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ये सही है, ये होना चाहिए था, लेकिन दे दिया क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये तो बन रहा है। तो इस केस में ये जब गलत है तो यही मेरा सही आंसर है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? डी, इट इज नॉट करेक्ट। इन C4 प्लांट्स प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये तो होगा नहीं, यही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीजन इन ब्लड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज, रुधिर में ऑक्सीजन किस रूप में ट्रांसपोर्ट होता है? तो तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, ए ऑक्सीजन, बी ऑक्सी हेमोग्लोबिन, सी कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन और डी बाइकार्बोनेट्स। तो बच्चों को ये बता दें कि हमारे ब्लड में जब भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है तो वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या हुआ बता दें? ऑक्सी हेमोग्लोबिन हुआ ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन के चलते ही ना हमारे ब्लड का रंग कैसा दिखता है? लाल दिखता है। सो ऑक्सीजन को अकेले ताकत नहीं है बेटा कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन अकेले ट्रांसपोर्ट करे, मूव करे। कहते हैं कि अगर हेमोग्लोबिन नहीं दोगे ना तो एक ऑक्सीजन को 3 साल लग जाएगा तुम्हारे सिर से तुम्हारे पैर के अंगूठे तक जाने में। तो ऑक्सीजन को अकेले ताकत नहीं है कि हमारे शरीर में पूरा ट्रांसपोर्ट करे, तो उसको क्या करना है? उसको हेमोग्लोबिन के साथ दोस्ती करना है। तो ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन इज नोन एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है ये हमारे ब्लड में मेनली ट्रांसपोर्ट होता है। सो सही आंसर ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज। एक सामान्य श्वसन के दौरान वायु की वह मात्रा जिसे शरीर के अंदर लिया गया है या फिर शरीर से बाहर छोड़ा गया है उसे क्या कहते हैं? तो जो भी चार ऑप्शंस है हमारे पास, ए है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बी है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सी है रेसिडुअल वॉल्यूम और डी है टाइडल वॉल्यूम। तो बच्चों को ये बता दें कि यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से। चलो क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू RBC? नॉट करेक्ट, फिर से, तो नॉट करेक्ट मतलब जो गलत स्टेटमेंट है वही तुम्हारा सही आंसर है। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर, क्या क्या है? RBC, RBC क्या हुआ? रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स भी बहुत बच्चे बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, है ना। तो RBC इज बाइकनकेव इन शेप, ये तो सही है।
इट हैज़ एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, इसकी जीवन अवधि औसतन 120 दिनों की होती है, ये भी सही है। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, प्लीहा को लाल रक्तकण का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये भी सही है। तब दे आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स, ये गलत है, और जो गलत है वही तो मेरा राइट आंसर है। सो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दे आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स नहीं। आरबीसी को पता है क्या कहते हैं? आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अगर यहाँ इरिथ्रोसाइट्स रहता है ना तो हम लोग बोलते हैं सभी सही है, लेकिन हमसे गलत आंसर पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? दे आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, ये गलत है, ल्यूकोसाइट्स नहीं होगा, दे आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज रिलेटेड टू, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस निम्न में से किससे संबंधित है? बेटा ये तब होता है जब माँ RH नेगेटिव हो और पापा RH पॉजिटिव हो, ये कंडीशन तब होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फादर, बी है RH नेगेटिव फादर एंड RH पॉजिटिव मदर, सी है RH नेगेटिव फादर एंड RH नेगेटिव मदर, और डी है RH पॉजिटिव फादर एंड RH पॉजिटिव मदर। तो तुम लोग को पहले ही बता दिए हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कब होगा? जब माँ जो है वो RH नेगेटिव रहेगी और पापा जो है, फादर जो है वो RH पॉजिटिव रहेगा, तब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, बाइक्यूस्पिड वाल्व इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन बिटवीन, ये हार्ट वाले चैप्टर से है। द्विदलीय कपाट निम्न में से किसके बीच पाया जाता है? तो अगर तुमको यहाँ पर हार्ट का डायग्राम बना दिया जाए तो ये तुम्हारा राइट आर्ट्रियम, ये तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, ये तुम्हारा लेफ्ट आर्ट्रियम और ये तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। अब ये बता दें कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में त्रिदलीय कपाट होता है, ट्राइक्यूस्पिड बल्ब, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में द्विदलीय कपाट होता है, बाइक्यूस्पिड बल्ब होता है। तो पूछ रहा है कि बाइक्यूस्पिड बल्ब इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, तो किसके किसके बीच? लेफ्ट ऑरिकल या आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों के बीच में। ट्राई रहता तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, बाई लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो जरा देखते हैं ऑप्शन। बाइक्यूस्पिड बल्ब इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन बिटवीन राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, नहीं। बी राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, नहीं। सी राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, नहीं। हमको चाहिए लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, डी लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब भी बात आएगी बाइक्यूस्पिड बल्ब की तो वो कहाँ पाया जाता है? बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। 3 की बात अगर करोगे ना ट्राइक्यूस्पिड बल्ब, तब उसमें ये हो जाएगा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। देखो 1 2 3 है ना, यहाँ पर 1 2 बनाए हैं। तो सही आंसर लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 25, वासोप्रेसिन को इस नाम से भी जाना जाता है। वासोप्रेसिन इज ऑल्सो नोन एज, 4 ऑप्शंस है, ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बी डायूरेटिक हार्मोन, सी 3F हार्मोन एंड डी इमरजेंसी हार्मोन। तो बच्चों को ये बता दें कि वासोप्रेसिन जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का नाम से जाना जाता है, ठीक है। 3F समझे? 3F मतलब फाइट लड़ना, फ्लाइट किसी जगह से भाग जाना, और फ्राइट डर जाना। ये एड्रिनल ग्लैंड वाले हार्मोन के बारे में बताया है, 3F हार्मोन, फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट, 3F, और इमरजेंसी हार्मोन। तो चलो ये तो हमारा भी आंसर नहीं है। वासोप्रेसिन इज ऑल्सो नोन एज, बच्चों को ये बता दें कि वासोप्रेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? वासोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू PCT? PCT क्या हुआ? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कौन सही नहीं है? और जो सही नहीं है
फिर से वही बात, जो सही नहीं है वही तुम्हारा राइट आंसर है। तो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पीसीटी, तो इट इज लाइंड विथ सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर सेल्स। तुमको पीसीटी के बारे में पूछ रहा है, तो इट इज़, ये नेफ्रॉन वाले चैप्टर से है। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन का डायग्राम जब बनाओगे ये वाला, तो इसी डायग्राम से ये पूछ रहा है, ठीक है, इसी डायग्राम से। तो पूछता है कि पीसीटी इज लाइंड विथ सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर सेल्स, बिल्कुल सही, ये सही है। इट इज मेजर साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन, एकदम सही। इट कंटेन्स पोडोसाइट, नहीं, ये गलत है, नन ऑफ द अबव। और जो गलत है तो सबसे पहले बच्चों को बता दे कि यही तुम्हारा सही आंसर है, नॉट करेक्ट पूछा है। पोडोसाइट्स के बारे में बता दे बेटा कि पोडोसाइट्स क्या है। पोडोसाइट नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस में पाए जाने वाला कोशिका है, स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो यूरिन में प्रोटीन को जाने से रोकता है ना। यहीं पर ना ब्लड छन रहा है, तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बड़े बड़े अणु है। तो पोडोसाइट्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो यूरिन में प्रोटीन के बड़े अणु को जाने से रोकते हैं। तो ये तुम्हारा गलत है, इट कंटेन्स पोडोसाइट नहीं। पोडोसाइट्स कहाँ पाया जाता है, पोडोसाइट्स ग्लोमेरुलस में पाया जाता है, इन बॉमेंस कैप्सूल में, ठीक है। पोडोसाइट्स कहाँ पाया जाता है, पोडोसाइट्स बॉमेंस कैप्सूल में पाया जाता है। ये कप जैसी संरचना जो है ये क्या है, ये बॉमेंस कैप्सूल है, और यहीं पर पोडोसाइट्स पाया जाता है। इसका पीसीटी से संबंध नहीं है, सो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, इट कंटेन्स पोडोसाइट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन डिलीटेड है तुम लोगों का, आईज और ईयर तो पढ़ना नहीं है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 29, द सेंटर फॉर कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर इज सिचुएटेड विद इन, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल कर रहा है, 4 ऑप्शंस है, ए हाइपोथैलेमस, बी लिम्बिक लोब, सी सेरेब्रल हेमिस्फीयर और डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस तुम्हारे ब्रेन में एक ग्रंथि है जिसको कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे वाला भाग जो है वो कहलाता है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और पीछे वाला भाग जो है वो कहलाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। सबसे पहले तो ये बता दें कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है ना। थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, कितने सारे ग्लैंड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो पीछे वाला पार्ट है, उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और पूछ रहा है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से कौन सा हार्मोन निकलता है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, बी प्रोलैक्टिन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच मतलब क्या हुआ है, एलएच मतलब हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सी ग्रोथ हार्मोन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। बेटा जब भी न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात आएगी तो इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। बाकी ये 2 जो हैं, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये किससे निकलते हैं, ये एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलते हैं। यहाँ पर एक और जानकारी दे दी जा रही है कि ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि डिलीवरी के समय ये यूटराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए मदद करता है और बच्चे का जन्म आसानी से करवाता है, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। तो चले आ जाओ मेन क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रेट होने वाले 2 हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। सो तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन कौन हुआ, जो तुमको आपातकालीन स्थिति में हेल्प करता है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल देते हैं,
कि तुम्हारा अचानक से फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है, तुमको क्वेश्चन पेपर मिला। जब क्वेश्चन पेपर मिलता है बेटा तो हम थोड़ा नर्वस होते हैं, घबराहट सी लगी रहती है, लेकिन ये घबराहट ज़्यादा देर तक नहीं रहती, हम थोड़े समय में ही नॉर्मल हो जाते हैं और अपना पेपर लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी के समय एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो हमको नॉर्मल करता है। सो इमरजेंसी हार्मोन कौन हुआ? 4 ऑप्शंस है, ए एड्रेनलिन, बी थायरॉक्सिन, सी TSH, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ACTH मतलब एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, है ना। सो इमरजेंसी हार्मोन कौन है बेटा? तो इमरजेंसी हार्मोन है तुमको एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन कहाँ से निकल रहा है? एड्रेनलिन निकल रहा है एड्रिनल ग्लैंड से, है ना। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तुम्हारे शरीर में 2 किडनी है और दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। ये रहा एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनी के ऊपर, इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहा जाता है। सुप्रारेनल ग्लैंड, रेनल मतलब किडनी और सुप्रा मतलब उसके ऊपर। तो किडनी के ऊपर तुम्हारे पास 2 किडनी है और दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। सो एक इस किडनी के ऊपर, एक इस किडनी के ऊपर। तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन एड्रेनलिन, जो हमें इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये आपातकालीन स्थिति में मेरे बॉडी को नॉर्मल करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इंसुलिन का स्राव निम्न में से किस कोशिका के द्वारा होता है? इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो अगर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया, डायबिटीज़ हो जाएगा ना, तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, तो इंसुलिन अगर उसको दिया गया तो शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस है, ए अल्फा सेल्स, बी बीटा सेल्स, सी गामा सेल्स और डी डेल्टा सेल्स। तो बच्चों को ये बता दें कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है। बीटा सेल्स कहाँ पाया जाता है? बीटा सेल्स पाया जाता है तुम्हारे पैनक्रियाज में, अग्नाशय में, ठीक है। सो ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय ओवरी? कौन सा हार्मोन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है? तो ओवरी क्या है? ओवरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना। तो हार्मोन ओवरी से क्या निकलता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। तो हमको पता है कि ओवरी से ये दोनों हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन भी निकलता है और प्रोजेस्टेरोन भी निकलता है। ओवरी इतना पता है ना कि सिर्फ महिलाओं में होगा और फीमेल में पाया जाता है ओवरी, है ना। और इससे दोनों हार्मोन निकल रहा है। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ द अबव। सो ओवरी से निकलने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो सही आंसर सी, बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34, लेडिक सेल्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, लेडिक कोशिकाएं कहाँ उपस्थित रहती हैं? बच्चों को ये बता दें कि लेडिक सेल्स टेस्टिस में पाया जाता है। और टेस्टिस क्या है? टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो लेडिक सेल्स कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस में। आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए ओवरी, बी टेस्टिस, सी थाइमस, डी पैनक्रियास। तो सही आंसर हो जाएगा टेस्टिस। टेस्टिस में लेडिक सेल्स पाया जाता है और लेडिक सेल्स से ही मेल सेक्स हार्मोन जो मेन है, मेन कौन है बता दें? मेन है एंड्रोजन, और एंड्रोजन का ही एक सदस्य है टेस्टोस्टेरोन। ये तुम लोग पढ़े हो ना कि टेस्टिस सिक्रीट या टेस्टिस प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन। सो लेडिक सेल्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, सही आंसर बी टेस्टिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड्रोजन? अभी तुरंत बताया गया है। एंड्रोजन का कौन सा उदाहरण है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए प्रोजेस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी HCG एंड HPL और डी प्रोलैक्टिन। तो अभी तुरंत बताया गया है कि जब भी एंड्रोजन की बात आएगी तो वो टेस्टोस्टेरोन, है ना, मेल सेक्स हार्मोन, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, बहुत आसान और इम्पॉर्टेंट कंपटीशन के लिए भी।
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों के पकने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए इथिलीन, बी ऑक्सिन, सी जिबरेलिन और डी साइटोकाइनिन। तो बच्चों को ये बता दें कि फलों के पकने में इथिलीन का इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये चारों क्या है? ये चारों जो है वो प्लांट हार्मोन है ना, पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन, ये हमारे शरीर में नहीं पाए जाते हैं। और प्लांट हार्मोन को ही फाइटो हार्मोन कहा जाता है, ठीक है, प्लांट हार्मोन को ही फाइटो हार्मोन कहा जाता है। सो फलों के पकने में किसका रोल रहता है? इथिलीन का रोल रहता है। सही आंसर इथिलीन। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द नहीं प्रोसेस ऑफ एजिंग इन प्लांट इज टर्म्ड एज, पादपों में बुढ़ापे के आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ए डोरमेंसी, बी सेनेसेंस, सी फोटोपीरियोडिज्म और डी एक्सिसन। तो पौधों में बुढ़ापे के आने की प्रक्रिया एजिंग ऑफ प्लांट्स क्या कहलाता है? सेनेसेंस, जब पौधों में से पत्ता सारा झड़ जाएगा, इसको सेनेसेंस कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 38, द वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज्ड पर डे इज इक्वल टू, शरीर से उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए 180 लीटर पर डे, बी 125 ml पर मिनट, सी 1.5 लीटर पर डे और डी 5 लीटर पर डे। तो बच्चों को एक बता दें कि शरीर से उत्सर्जित मूत्र की मात्रा औसतन एक दिन में कितनी होती है? सही आंसर है 1.5 लीटर पर डे, 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप विल कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 कक्षीय हृदय किसके पास है? हमारे पास तो है ही। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। तो ये होगा ही एप्स यानी कि पक्षी, पक्षियों के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं। क्रोकोडाइल भले रेप्टाइल ग्रुप का है लेकिन ये अपवाद है, इसके पास भी 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। तो ह्यूमन के पास है ही, पक्षियों के पास है ही, क्रोकोडाइल के पास है ही। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। और अब देखो, लब और डब की आवाज का निर्माण होता है जब, द साउंड ऑफ लब एंड डब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, ये हार्ट से है। तो इसका सही आंसर है, आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए वाल्व्स आर क्लोज्ड, बी वाल्व्स आर ओपन, सी हार्ट बीट्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो लब और डब की आवाज़ कब आती है? जब कपाट बंद होते हैं, वाल्व्स आर क्लोज्ड, सही आंसर। सो 40 क्वेश्चन आपको रिवाइज करा दिया गया है, सही आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, क्लास 11 का एनुअल एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे नंबरों से पास कीजिए और तुरंत क्लास 12 का क्लास 12 जो स्टार्ट होगा उसको ज्वाइन कीजिए और अच्छे नंबरों से आप 12 भी पास कीजिए। थैंक यू।